नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि अभी एमका की डिटेल डिज़ाइन रिव्यू चल रहा है और इसी दौरान इसमें इस्तेमाल होने वाली एक इंटरनल कैनन को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि एमका में एक इंटरनल कैनन मौजूद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब शुरुआती दौर में जो एयर कॉम्बैट हुआ करता था वो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के थे और तब एयरक्राफ्ट में कोई रडार वगैरह नहीं होते थे, कोई मिसाइल नहीं होते थे, तो इस वजह से कैनन की मदद से या हैवी मशीन गन्स की मदद से दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर निशाना लगाना पड़ता था और जो फाइट हुआ करता था वो विजुअल रेंज में हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होता गया और एयरक्राफ्ट फास्टर होते गए और साथ ही वीवीआर मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, तो उसके बाद एयर कॉम्बैट की जो एंगेजमेंट डिस्टेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और दुश्मन को बिना देखे ही मिसाइल को फायर किया जाने लगा। और जब से हम लोग 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने लगे हैं, तब से लेके आज तक एक ही बार एरियल कॉम्बैट में गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिस वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है आज की दौर में खास करके किसी भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में गन्स का मौजूद होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को विजुअल रेंज में ले जाकर दुश्मन के साथ फाइट करना नहीं चाहेंगे, जो कि सेफ भी नहीं होता है। और इसी वजह से जितने भी नए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उसमें कैनन को इंक्लूड करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। और रिसेंटली डेवलप किए गए चाइना की J-20 में और टर्की की तरफ से डेवलप किए जा रहे उनकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसका नाम TFX है, उसमें भी कोई इंटरनल कैनन मौजूद नहीं होने वाला है। बाकी यूनाइटेड स्टेट की F-35 और F-22 की बात करें तो इन दोनों में इंटरनल कैनन मौजूद है। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इंटरनल कैनन मौजूद है तो हमें भी हमारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट में कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर पता भी चला था कि पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था और उसमें बात बताया गया था कि भले ही F-22 और F-35 में इंटरनल कैनन मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली इनको कभी भी एरियल कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं किया है और ओवर द टाइम इनको इनएक्यूरेट भी माना जा रहा है। और इसकी वजह से जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसकी एयरफ्रेम में काफ़ी सारे क्रैक्स होने की बात सामने आ रही है और खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में गन्स को इंटीग्रेट करना भी एक चैलेंजिंग काम होता है, जिस वजह से अब इस पर डिटेल इंस्पेक्शन होने वाले और तब जाके फाइनल किया जाए कि हमारे जो एमका एयरक्राफ्ट होने वाला है उसमें हम लोग इंटरनल कैनन को इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अब इस पर आप सभी का क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि हमारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, इनकी खास करके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, उसमें हमें कोई इंटरनल कैनन को इंटीग्रेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस वजह से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो किस वजह से नहीं करना चाहिए? इस बात को जस्टिफाई करके कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट कैट्स वॉरियर सिस्टम की तरफ से। और वैसे तो कैट्स वॉरियर सिस्टम में कई सारे सब सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो लॉयल विंगमैन या कैट्स हंटर सिस्टम की तरफ से, जो कि एयरक्राफ्ट के साथ अनमैन्ड विंगमैन की तरह ऑपरेट कर सकता है। इनको 2024 तक तैयार करने का प्लान किया गया था और अभी लगभग इनकी डेवलपमेंट शेड्यूल के मुताबिक ही चल रहा है। रिसेंटली HAL की टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से कैट्स वॉरियर सिस्टम की पहली स्केल मॉडल की इमेज को अपनी ट्विटर आईडी में पोस्ट किया गया था। इसे अभी HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और HAL की तरफ से इसकी डेवलपमेंट के लिए लगभग 400 करोड़ इन्वेस्ट किया जा चुका है। इन सिस्टम्स को अभी 2024 में टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है और अभी इसकी एक स्केल डाउन मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, लेकिन HAL के मुताबिक 2024 में इसकी एक फुल स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें 2 PTI 7 इंजन का भी इस्तेमाल किया जाए, जो कि ट्विन इंजन कन्फिगरेशन में इस्तेमाल होते हैं और इसकी रेंज करीब 700 किलोमीटर तक होने वाली है, जिसमें अगर इसकी कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो वो लगभग आधा यानी कि 350 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। इनको हम कई तरीके के रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल सर्वेलेंस से लेकर डीप पेनिट्रेशन मिशन भी शामिल है, लेकिन फिलहाल इनको हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट के साथ विंगमैन की तरह इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी अभी की जो मैक्सिमम आर्टिलरी गन्स है वो पुराने गन्स हैं और अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों के अंदर ही हमारी आर्मी में M777, धनुष गन, ATGS और K9 वर्जन T जैसे गन्स को इंडेट करना शुरू किया गया, जो कि मॉडर्न गन्स हैं। और आगे चल के इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें करीब 1500 से ज़्यादा टोड आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत है। इसके अलावा हमको 800 से ज़्यादा ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स की भी ज़रूरत है, जिनको फ्यूचर में हम लोग खरीदने वाले। लेकिन अभी रिसेंट यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को देखने के बाद आर्मी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग आर्टिलरी प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने का प्लान किया जा रहा है,
क्योंकि आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि रिसेंट लड़ाई में ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस का इस्तेमाल होने की वजह से ये आर्टिलरी गन्स के खिलाफ काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं और दुश्मन बड़े ही आसानी के साथ लॉइटरिंग मुनिशंस की इस्तेमाल करके आर्टिलरी गन्स को टारगेट कर सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए अभी आर्मी की तरफ से अपनी टोड आर्टिलरी गन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ बदलाव करने का विचार किया जा रहा है और नॉर्मली अभी जो 1500 के आसपास टोड आर्टिलरी गन को खरीदने का प्लान गया था उनकी जगह पर अभी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स और ट्रैक माउंटेड गन्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि अपने आप ही मूव कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड होने की वजह से इन पर लॉइटरिंग मुनिशन से अटैक करने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर पहले से ही धनुष और ATGS को बेस करके भी हमारे पास माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से 155 mm और 39 कैलिबर और 155 mm के साथ साथ 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की ट्रक माउंटेड गन्स की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। पहले जो ये आंकड़ा रखा गया था कि 1500 टोड आर्टिलरी गन्स को आगे चल के खरीदा जाएगा, वो नंबर अभी थोड़े थोड़े रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि आगे चल के उनको सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स रिप्लेस कर सकते हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है और आप सब जानते हैं कि अभी हमारी तीनों सर्विस में ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है और अभी हमारे पास मौजूद किसी भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। अब अभी तक हमारी जो मिसाइल्स हुआ करती थी इसमें सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ के बाकी सभी मिसाइल को तीनों सर्विस अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि जो मिसाइल जिसके पास है वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल फायर करना होगा तो इसमें आर्मी का कोई भी लेना देना नहीं होगा और साथ ही नेवी का भी इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा और ये सिस्टम तीनों सर्विस के ऊपर लागू होता था। पर अभी आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से एक रॉकेट फोर्स को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इन मिसाइल्स को एक यूनिफाइड कमांड के अंदर सेटअप किया जाएगा, जो कि इन मिसाइल को आगे चल के फायर करने के लिए जिम्मेदार रहेगा और इससे अवेलेबल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को बनाने का जो पहला आइडिया दिया गया था उसको हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा दिया गया था और तब से लेके आज तक इसको सेटअप करने के लिए कोशिश किया जा रहा है और एक प्रॉपर गाइडलाइन को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जिसको बेस करके इनको ऑपरेट किया जाएगा। और इसी के चलते अभी पहली बार इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए आपस में क्रू मेंबर को एक्सचेंज किया जा रहा है, जो कि एक दूसरे के सिस्टम के साथ फैमिलियर होने वाले हैं, जिससे आर्मी को इंडियन एयरफोर्स के ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को आर्मी की ब्रह्मोस मिसाइल के ऑपरेशन के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इससे आगे चल के जब भी एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को तैयार किया जाएगा तो इन मिसाइल की कमांड को इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स से हटाकर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे अभी के जितने भी क्रू मेंबर रहेंगे वो सभी के सभी एक दूसरे के सिस्टम के साथ काम कर पाएंगे। तो पहले से उनको इसके लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।